मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी के महत्वपूर्ण क्लास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के सीरीज में। साथियों आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी विकास दल अधिकारी व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018। ये 2018 में परीक्षा किया गया, इतने नाम है इसके, विकास दल अधिकारी व्यायाम प्रशिक्षक क्षेत्रीय युवा और कल्याण अधिकारी। ठीक, तो आइए इसके प्रश्न देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है साथियों, यदि कोई पत्र सभी संबंध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है उसे कहते हैं। यदि कोई पत्र जो है सभी संबंधित कार्यालय को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन बी है कार्यालय आदेश, ऑप्शन सी है अधिसूचना, ऑप्शन डी है परिपत्र। तो जो सभी कार्यालयों में भेजा जाता है संबंधित, ये होता है परिपत्र होता है साथियों। इसको सर्कुलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्कुलर भी कहते हैं। ठीक, और अधिसूचना जो होता है ये नियुक्ति पदोन्नति के लिए लिखा जाता है। किसके लिए? नियुक्ति या पदोन्नति के लिए लिखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है शासकीय पत्र के संदर्भ में? ऑप्शन ए है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं, ऑप्शन बी है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है, ऑप्शन सी है पत्र के बाएं ओर सेवा में लिखा जाता है, और डी है संबोधन महोदय बाएं ओर लिखा जाता है। तो शासकीय पत्र के संदर्भ में ये कौन सा गलत है? इसमें गलत है पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखा जाता है। तो पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखा जाता है किसमें? शासकीय पत्र में। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो अंतस्थ व्यंजन हम आपको बताए हैं, ये कौन कौन से? य, र, ला और वा। य, र, ला और वा जो है ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसको आप यरलो करके याद कर सकते हैं तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और टा जो है साथियों ये मूर्धा है या मूर्धन है, मूर्धा है। और चा जो है ये तालु से बोला जाता है या तालब इसको कहते हैं। और का जो है साथियों ये कंठ से बोला जाता है, कंठ है। ठीक, या कंठ व्यंजन इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए है ता, ऑप्शन बी है दा, ऑप्शन सी है भा और डी है मा। तो इनमें महाप्राण कौन सा होता है? पहले आप इस जानिए कि अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण, अल्प प्राण होता है प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होता है ये अल्प प्राण होता है। और महाप्राण साथियों, महाप्राण इसमें जो बच गया कौन कौन सा? ये बच गया तीसरा और दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा क्या होता है? महाप्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। तो इसमें महाप्राण पूछा गया है तो इसमें महाप्राण इसमें देखते हैं पा फा बा भा, पा फा बा भा। तो ये भा जो है साथियों ये चौथे पे आ रहा है, यानी कि ये महाप्राण होगा। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? तो पहले आप जानिए सघोष। ठीक, इन दोनों में एक ही आपको याद करने की जरूरत है, सघोष। तो सघोष कौन होते हैं? प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो है ये क्या होते हैं? सघोष। अच्छा, सघोष का मतलब क्या होता है? जब आप अक्षर को बोलेंगे तो आप थोड़ा घर्षण होगा, इसको बोलेंगे तो थोड़ा घर्षण होगा, तो ये सघोष मतलब घर्षण के साथ। और आघोष का मतलब जिसमें घर्षण नहीं हो, आसानी से बोल सकते हैं, वो होगा अघोष होगा। ठीक, तो इसमें तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष हो गया। तो अघोष कौन सा होगा? अघोष, अघोष, अघोष इसमें जो बच गया वो है पहला और दूसरा। ठीक, तो इसमें अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष और अघोष में आप अल्प प्राण याद कर लीजिए, पहला, तीसरा, पांचवा। तो आपको महाप्राण याद हो जाएगा जो बचा है उसमें। ठीक, और सघोष को याद कर लिए, तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन जो होता है ये होता है सघोष। तो अघोष भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अघोष कौन कौन सा होता है? पहला और दूसरा होता है। ठीक, तो इसमें अघोष पूछा गया है तो इसमें पहला और दूसरा कौन सा है साथियों? इसमें जो पा है, ये पा वर्ण जो होता है ओष्ठ वर्ण का है। तो प फा ब भ म आता है, तो पहला ही वर्ण ये पा है, तो क्या हो गया? अघोष। अगला प्रश्न है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ कौन कौन है साथियों? इसमें जो है आ है, आ और बड़ा आ जो है ये कंठ स्वर होते हैं। ठीक, और उ
और बड़ा उ जो होते हैं ये। अच्छा, ये जो हिंदी है ये बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, इसको अब आप बोल के याद कर सकते हैं, ये रट्टाफिकेशन की टॉपिक नहीं है। इसको आप वर्णमाला तो बहुत ही आसान है, जैसे उ आप बोलेंगे तो ये ओठ जो है आपका आगे आएगा, ओठ से बोलेंगे तो इसको साफ साफ याद कर लीजिए, ये ओट्स है, ओट्स है, ओट्स है, ठीक। ये ओट से बोला जाता तो ओट हो गया, ठीक। और आ जो है ये जो है ये कौन से हैं, ये कंठ हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा होता है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर जो है संज्ञा 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन? एक होता है रूढ़, और दूसरा होता है यौगिक। दूसरा कौन सा है? यौगिक है। और तीसरा है साथियों योग रूढ़, दोनों को मिला के योग रूढ़, ठीक। तो इसमें व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ का मतलब क्या होता है? जैसे रूढ़ का एक उदाहरण है कमल, रूढ़ का एक उदाहरण क्या है? कमल। इसको अलग अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, जैसे का को अलग करेंगे, माँ को अलग करेंगे, ला को अलग करेंगे तो कोई सार्थक अर्थ नहीं होगा। तो ये होता है रूढ़। और यौगिक जो होता है साथियों, यौगिक का एक उदाहरण आपको हम बताएं, जैसे विद्यालय। विद्यालय क्या है? विद्यालय। तो विद्यालय का अर्थ क्या होगा? जैसे विद्या के लिए आलय या विद्या के लिए घर, जहां आप विद्या ग्रहण करने जाते हैं उसको विद्यालय बोला जाता है, स्कूल। तो इसका जो है कोई जो है दूसरा एक जो है अलग होने पे विद्या के लिए घर, तो ये यौगिक है। और योग रूढ़ क्या होता है साथियों? योग रूढ़ होता है जैसे दशानन, दशानन, ठीक। तो योग रूढ़ होता है दशानन। तो दशानन का मतलब आप सीधे आप दशानन बोलेंगे तो कोई सामने वाला क्या समझेगा? आप रावण को बोल रहे हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये जो योग रूढ़ है इसका कोई तीसरा अर्थ होता है, और यौगिक जो होता है ये जो है सीधे सीधे अर्थ देता है, और रूढ़ जो होता है ये कोई अर्थ नहीं देता है। तो इसमें रूढ़ पूछा गया है। तो अब इतना समझाने के बाद तो आप इसमें एलिमिनेट कर लेंगे कि कौन कौन सा है। तो इसमें रूढ़ कौन सा है साथियों? ये नाक जो है ये रूढ़ है, नाक को अलग करेंगे तो कोई अर्थ नहीं देगा, तो ये कैसा हो गया? रूढ़ हो गया, ठीक। अगला प्रश्न है, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। रत्नाकर का संधि विच्छेद इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है रत्न प्लस आकर, ऑप्शन बी है रत्न प्लस आकार, ऑप्शन सी है रत्ना प्लस कर, ऑप्शन डी है रति प्लस आकर। तो रत्नाकर का संधि विच्छेद कौन सा है साथियों? ये रत्न प्लस आकर है। कौन सा है? रत्न प्लस आकर। और ये ना से जो है ये आधा ना हो जाएगा और यहां से आ निकल जाएगा, और ये जो है इसका आखिरी और आकर का पहला जो बड़ा है, ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा बनाएंगे, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? ये रत्नाकर बनाएंगे, ठीक। तो इसमें संधि कौन सी है साथियों? इसमें दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है इसमें? दीर्घ संधि, ठीक। देखिए, अगर आपको जैसे रत्नाकर में संधि विच्छेद पूछा है तो आप यहीं तक ना रुका करिए, इसमें संधि विच्छेद किया करिए, या अलग अलग ये संधि विच्छेद दिया है तो संधि जरूर याद किया करिए, दोनों मिलके क्या होगा, और इसकी संधि कौन सी है जरूर देखा करिए। जैसे जितना भी आप प्रैक्टिस करते हैं चारों ऑप्शन में आपका निगाह होना चाहिए, इसमें क्या क्या है, इसी में से फिर क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखने चाहिए इसको। अगला है, प्रतिमान में समास होगा। प्रतिमान में कौन सा समास होगा? ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है अव्ययी भाव, ऑप्शन सी है द्वंद्व, और डी है द्विगु। तो द्विगु जो है ये संख्यावाची समास होता है साथियों, और द्वंद्व जो है ये योजक चिन्ह बीच में आता है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। और अव्ययी भाव समास जो होता है साथियों, इसका पहला पद अव्यय होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक। तो इसमें अव्ययी की पहचान भी है, जैसे प्रति, भर, हर, ठीक। ये जो है वाक्य के पहले आते हैं, जैसे इसमें प्रति आया है तो इसी से आपको तुरंत पकड़ लेना है कि ये अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न है, परिक्रमा में उपसर्ग है। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगते हैं। इसको खास ध्यान रखा करिए कि ये भूलता रहता है, लेकिन जो है आप इसको उप से, उप का मतलब पहले होता है, ठीक। तो इससे आप याद रखेंगे। तो परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? तो इसको जब आप अलग करेंगे तो ये हो जाएगा परि और क्रमा, परि प्लस क्रमा। तो इसमें जो उपसर्ग है और मूल शब्द है, मूल शब्द इसमें क्या है? क्रमा, और इसमें उपसर्ग क्या है साथियों? परि। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है भलाई में कौन सा प्रत्यय है। अब ये प्रत्यय आ गया, प्रत्यय कहाँ लगेगा, मूल शब्द के पीछे लगता है या बाद में लगता है। तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए है ई, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है लाई और डी है भा। तो भलाई को आप जब लिखेंगे तो ये होगा भला, भला प्लस बड़ी ई। ठीक, तो ये भला जो है साथियों ये मूल शब्द है इसमें, और ई जो है ये प्रत्यय है, प्रत्यय। ठीक, तो भलाई में कौन सा प्रत्यय है, ये बड़ी ई। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तत्सम है। तत्सम यानी संस्कृत वाला शब्द। ऑप्शन ए है आलस्य, ऑप्शन बी है आम, ऑप्शन सी है आग, ऑप्शन डी है आसरा। तो आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है, अग्नि। और आम का तत्सम क्या होता है मित्रों, आम्र होता है, आम्र। और आलस जो है साथियों ये तत्सम है इसमें, तो तत्सम ही पूछा गया ना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए है। और आलस का जो है तद्भव होगा आलस होगा, आलस। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। इनमें से कौन सा शब्द है जो तद्भव है। ऑप्शन ए है चूर्ण, ऑप्शन बी है छिद्र, ऑप्शन सी है ज्ञान और डी है छत। तो इसमें तद्भव पूछा गया है साथियों, तो तद्भव इसमें छत है और इसका तत्सम क्या होगा, ये छत होगा, ये कच्चा वाला छा होगा। इसमें कौन सा वाला होगा, कच्चा वाला छा होगा, छत। अगला है निम्न में कौन सा शब्द देशज है। इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज है। तो देशज शब्द क्या होते हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं होता, जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता है कि इनको जो है कहां से लिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है आग, ऑप्शन बी है बच्चा, ऑप्शन सी है खिड़की और डी है फूल। ठीक, तो इसमें देशज शब्द कौन सा है साथियों, ये खिड़की जो है इसमें देशज शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है उष्ट, ऑप्शन बी है अमीर, ऑप्शन सी है प्रिय और डी है भक्त। तो इसमें विदेशी कौन सा है, ये अमीर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है। इनमें से कौन सा संज्ञा शब्द है। तो पहले तो अगर आपको संज्ञा की परिभाषा आती है तो ही आप इस प्रश्न को जान पाएंगे कि संज्ञा किसे कहा जाएगा। तो संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को, और ये चीजें अपने आप में एक स्पेशल होती है, इसके जैसा दूसरा कोई नहीं होता है। जैसे रामायण एक जो है पुस्तक है, तो इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। तो रामायण क्या है, संज्ञा है। तो इसमें संज्ञा कौन सा है, ये गंगा जो है साथियों, गंगा के जैसा कोई दूसरी नदी है नहीं है, तो इसलिए जो है ये गंगा इसमें क्या है, संज्ञा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द है, इसमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो सर्वनाम क्या होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए है दान, ऑप्शन बी है भजन, ऑप्शन सी है कुछ, ऑप्शन डी है पढ़ना। तो इसमें सर्वनाम कौन सा है साथियों, कुछ है। जो कुछ है ये सर्वनाम, और कैसा है, अनिश्चित वाचक है, निश्चित नहीं है। अगर 5 बता देते आप तो ये निश्चित हो जाता है, लेकिन कुछ है, कुछ का मतलब कितना, आप अनुमान लगाइए, थोड़ा है बहुत ज्यादा है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में विशेषण शब्द है। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए है बुढ़ापा, ऑप्शन बी है दौड़, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है शांत। तो विशेषण जो है किसी विशेष व्यक्ति की जो विशेषता बताते हैं उन्हीं को हम विशेषण कहते हैं। ठीक, तो ये शांत जो है साथियों इसमें विशेषण है। अगर आप जो है इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे कि राम बहुत शांत रहता है, तो राम एक विशेष व्यक्ति है, उसकी विशेषता क्या है, वो शांत रहता है। तो ये शांत जो है साथियों ये क्या है, शांत जो है ये विशेषण है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया है। इनमें से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है। ऑप्शन ए है चलना, ऑप्शन बी है जगाना, ऑप्शन सी है पढ़ना, ऑप्शन डी है बदलना। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है साथियों, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जैसे कर्ता कोई काम दूसरे से प्रेरित करके करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया 2 प्रकार की होती है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। कौन कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है, क्रिया किसी जो कर्ता जो है किसी से कोई काम करने के लिए कहता है, यानी कि उसको उकसाता है या करने के लिए बोलता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है, उससे वो काम करवा ही लेता है कि भैया वो करो, हम नहीं जानते, जरूरी है। ठीक, तो इसमें प्रेरणार्थक कौन सा है,
इसमें जगाना जो है ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, अगर ये जगवाना होता तो द्वितीय प्रेरणार्थक होता। अगर पूछा गया होता इसमें प्रेरणार्थक क्रिया का भेद, तो ये जगाना जो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है और जगवाना द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है, इसमें से अव्यय क्या कौन सा है? तो अव्यय क्या होते हैं? अव्यय अविकारी होते हैं। अव्यय का जहां पर आप उपयोग करेंगे, अगर उसको हटा ले, उसको उसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, अव्यय का मतलब यही होता है। अविकारी का मतलब ही होता है कि विकार ना उत्पन्न होना। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्याम, ऑप्शन सी है आह, ऑप्शन डी है दक्षिण। तो इसमें अव्यय कैसे पहचानेंगे? तो अव्यय जैसे किसी वाक्य में जब प्रयोग हुआ रहेगा कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो अगर राम को हटा लेंगे, उसके जगह मोहन लिख देंगे, मोहन अच्छा लड़का है, तो वाक्य में कोई परिवर्तन हुआ, कोई प्रभाव पड़ा? नहीं प्रभाव पड़ा ना, तो यही होता है अव्यय। तो जैसे ये श्याम है, अगर श्याम को बोलेंगे श्याम एक सुंदर लड़का है, तो श्याम की जगह अगर राहुल को रख देंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये जो है अव्यय की पहचान है। इसके साथ साथ आप इसको वाक्य में प्रयोग करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, आंख का पर्यायवाची शब्द है, इनमें से आंख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है लोचन, ऑप्शन बी है पावक, ऑप्शन सी है वसन, ऑप्शन डी है प्रभा। तो प्रभा जो है साथियों, ये किरण का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? ये किरण का पर्यायवाची है। वसन कपड़ा का पर्यायवाची है, वसन कपड़ा का पर्यायवाची है। और पावक जो है ये अग्नि का पर्यायवाची है या आग का पर्यायवाची है। तो इसमें इलिमिनेट क्या हो गया? देखिए, आप जब क्वेश्चन आंसर किया करिए तो ज्यादा से ज्यादा इलिमिनेशन प्रोसेस से आप इसको लगाया करिए, तो बहुत अच्छे से आप इसको इलिमिनेट करेंगे और आपका स्कोर भी अच्छा रहेगा। ठीक, तो इसमें आंख का पर्यायवाची क्या है? नेत्र, नयन, चक्षु, लोचन, दृग जो है ये सब आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला है, जड़ का विलोम शब्द है, जड़ का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है जल, ऑप्शन बी है मूर्ख, ऑप्शन सी है विद्वान, ऑप्शन डी है चेतन। तो जड़ का मतलब जो चीज हिले डुले ना, एकदम जड़, जैसे वृक्ष की जड़, जब वृक्ष कट जाता है तो जड़ बचता है ना, वैसे भी जड़ उसकी रहती है, लेकिन जब कट जाता है तो वो एकदम समझ लीजिए जड़ फलता फूलता भी नहीं है। तो जड़ का विलोम क्या होगा? चेतन, जो जिसमें चेतना हो, जान हो, हिले डुले, कुछ कार्य करे। ठीक, और विद्वान का विलोम क्या होगा? मूर्ख होगा। अगला प्रश्न है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द है, भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है भावी, ऑप्शन बी है गत, ऑप्शन सी है विगत, ऑप्शन डी है आभास। तो विगत क्या होता है? जो बीत चुका है वो विगत होता है। और भविष्य में होने वाले के लिए, तो आप इंस्टाग्राम और ये फेसबुक वगैरह चलाते होंगे तो उसमें पोस्ट देखते हैं क्या? भावी विधायक, अपने गांव के छोरे आजकल ज्यादा विधायक बन रहे हैं ना, नए नए उम्र के, तो उसमें क्या लिखा रहता है? कोई नाम रहेगा ऐसे डॉट डॉट करके, भावी विधायक। तो भावी का मतलब ये होने वाला, भविष्य में विधायक बनेगा कौन? चच्चा। ठीक, अगला प्रश्न है, अनिल और अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है, अनिल और अनल युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन ए है आग हवा, ऑप्शन बी है हवा और आग, ऑप्शन सी है हवा और जंगल, और डी है जंगल और आग। तो जंगल का पर्यायवाची होता है विपिन, होता है विपिन। और क्या होता है? अटवी, अटवी। ठीक, तो इसमें अनिल और अनल का पूछा है, तो अनिल का मतलब हवा होता है, मारुत होता है, ठीक, पवमान होता है, समीरण होता है, और अनल का मतलब आग होता है। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही युग्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है अधिकार, ऑप्शन बी है अनुसरण, ऑप्शन सी है अध्ययन, ऑप्शन डी है आगामी। तो ये आगामी नहीं होता है मित्रों, ये आगामी होता है, आगामी। ठीक, और अध्ययन आप डेली करते हैं तो अध्ययन का स्पेलिंग तो अच्छे से, वर्तनी इसकी याद रखिए, अध्ययन बिल्कुल सही लिखा गया है। और ये अधिकार नहीं होता, ये अधिकार होता है, अधिकार। ठीक, अगला प्रश्न है, निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसमें भी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द बताना है? इसमें शुद्ध शब्द नहीं है, इसमें नहीं छूट गया है, शुद्ध शब्द नहीं है, नहीं है। ठीक, इसमें आनुषांगिक भी सही लिखा गया है, आध्यात्मिक भी, और दायित्व भी सही लिखा है। तो ये ऐतिहासिक नहीं होता है मित्रों, ये ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। इतिहास की घटनाओं को ऐतिहासिक कहते हैं। इतिहास संज्ञा होता है और ऐतिहासिक क्या होता है? वो विशेषण बन जाता है। ठीक, तो ये ऐतिहासिक नहीं होगा, यहाँ पर ऐतिहासिक होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न में कर्ता कारक किसमें है? इसमें से कर्ता कारक किसमें है? तो ये सीरीज का सबसे आसान प्रश्न है, इसको तो सभी कर लेंगे। ऑप्शन ए है को, ऑप्शन बी है ने, ऑप्शन सी है से और डी है में। तो में और पर किसमें आता है मित्रों? में और पर ये अधिकरण में आता है। अधिकरण में और पर किसमें आता है? अधिकरण में आता है। और से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो एक बार से तो ये करण से आता है, ठीक। और दूसरा से जो है ये अपादान के भाव में आता है। अपादान क्या होता है? अपादान होता है। लेकिन इस से का मतलब क्या होता है? अलगाव होता है, अलगाव, ठीक। अलगाव का मतलब जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो ये अलग हो रहा है कोई चीज, तो वहां पर अपादान होगा। क्लियर करके याद रखा करिए, ठीक। और ये इसमें कर्ता जो है, कर्ता ने जो है, तो ये ने जो है इसमें सही है। और कर्म को तो इसमें कर्म कारक है को में, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए है दया, ऑप्शन बी है प्रार्थना, ऑप्शन सी है वायु और डी है नेत्र। तो दया भी की जाती है, प्रार्थना भी की जाती है और वायु चलती है, ठीक, या वायु बहती है, हवा बहती है। तो नेत्र जो है, मेरे नेत्र खुल गए, कि जब कोई अंधविश्वास में रहता है कुछ देर बाद जब उसको ज्ञान होता है काफी टाइम बाद, तो क्या कहते हैं? मेरे चक्षु खुल गए, मेरे नेत्र खुल गए, मतलब कहने का मतलब ये पुल्लिंग है, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? इसमें स्त्रीलिंग बताना है। ऑप्शन ए है शोभा, ऑप्शन बी है शस्त्र, ऑप्शन सी है पालन और डी है नृत्य। तो नृत्य किया जाता है, पालन भी किया जाता है, दोनों पुल्लिंग हो गया। और शस्त्र उठाया जाता है और शोभा जो है ये बढ़ाई जाती है, शोभा बढ़ाई जाती है, शोभा बढ़ती है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? इनमें से किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ऑप्शन ए है नदी, ऑप्शन बी है प्रत्येक, ऑप्शन सी है साधु, ऑप्शन डी है घर। तो एक वचन में हमेशा कौन सा प्रयोग किया जाता है? ये प्रत्येक जो है, प्रत्येक अपने आप में जो है ये हमेशा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, इसका बहुवचन नहीं होता है, ठीक। संस्कृत में तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं, लेकिन हिंदी में दो ही वचन होते हैं। ये भी पूछा जाता है प्रश्न, हिंदी में दो ही, एक वचन और बहुवचन, तीसरा कोई नहीं होता है, ठीक। तो मित्रों अभी इस पेपर में प्रश्न बचे हुए हैं, लेकिन हम 30 ही आज इंक्लूड किए हैं, अब आगे कल डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, और वीडियो को लाइक करिएगा और मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो फिर मिलते हैं मित्रों कल इसी पेपर के साथ जो बचे हुए क्वेश्चन है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।